अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखते हैं। और इनसे आप लोगों को बताऊं कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाइए, उन्हें देखिए, हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर के रूप में आप लोग इन्हें देखिए, और इसमें आप देखें सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आता है, और ये 1757 से 60 तक रहता है। और फिर आप देखिए आगे चलकर 1765 से 67 तक रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनकी डेट ही याद रखनी है कि बंगाल के गवर्नर के रूप में पहला आता है रॉबर्ट क्लाइव, और ये 1757 से 1760 तक रहता है। और फिर आगे चलकर एक बार और आता है 1765 से 67 तक रहता है। और इसने क्या क्या किया? इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। अब आप देखिए, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसने बंगाल में क्या किया? द्वैध शासन की व्यवस्था की, और जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण व विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, और जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में होती थी। अब आप देख लीजिए, द्वैध शासन का मतलब क्या है? पूरा जो वित्तीय व्यवस्था है वो आप जारी किसके पास, किस पे के पास जा रही है? कंपनी के पास। और शासन चलाने की व्यवस्था किसके पास है? नवाब साहब के पास। अब नवाब साहब के पास पैसा नहीं होगा, क्या करेंगे? तो वही हाल है इनका। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है। शुरुआत में आप देखते हैं कि व्यापार करने के लिए आते हैं, आगे चलकर यहाँ आप देखते हैं कि छोटे मोटे झगड़ों में भिड़ने लगते हैं, आगे चलकर यही राज करने लगते हैं। ये पूरी रणनीति रहती है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। अन्य गवर्नर में देखें तो बरे लास्ट ये 1767 से 69, कार्टियर 1700 आप देखेंगे 69 से 72, और आप देखिए वारेन हेस्टिंग्स ये 1772 से 74 तक रहता है। कब तक? 74 तक रहता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं, और आप लोगों को एक और बात बता दूं। अब अगर हम लोग कंपनी के, ये तो आप देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, आगे आप देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल देखने को आपको मिलेगा। किसके? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। और इसमें आप देखेंगे कि आपका 1773 का, कब का? 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे पहले बंगाल का गवर्नर कहते थे ना, अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि आप देखिए अंग्रेज शासन करने लगे, और जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। और आप देखिए मद्रास बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया। और इस प्रकार आप देखेंगे भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये याद रखिए 1774 से 85 तक रहता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनरल बनाएंगे। और यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक रहता है, और इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। और आप देखिए 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी, और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, और जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। आप देखेंगे कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई, और सदर दीवानी अदालत में ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय
क्या सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। और सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। तो देखिए न्याय व्यवस्था यहाँ से उपजने लगी। और दीवानी मुकदमों में आप देखिए जाति कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया गया था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय के पद से हटा दिया था इन्हें। और हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा, आप देखेंगे मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। फिर आप देखिए 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉग के नाम से किया गया था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। और इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कब? 1781 में। और इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जोनाथन डंकन के बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसी के समय आप देखेंगे विलियम विलिकिंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? विलियम विल्किंस ने। और इसी के समय आप देखेंगे सर विलियम्स जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में। और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, कौन सा? बंगाल गजट, द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ये आप लोग 1780 की बात है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे इसी के समय क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। और इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। ये पूछ लेता है कई बार, कौन थे इसके पहले न्यायाधीश? एलिजा एम्पे। कहाँ? 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था इसे, एलिजा एम्पे को। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये आप देखिए 1775 से 82 के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखिए 1780 से 1784 के बीच वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे, आप देखेंगे। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई संधि के 1782 में के साथ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए थे। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। इनके समय में जो जो हुआ काम उनको याद रखना है आपको। हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण लगान के हिसाब से की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्ग द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया था, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। आप देखिए 1786 में हेस्टिंग्स को जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया था और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई थी। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब आप देखिए अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को अगर आप देखिए, अगला है कौन? सर जॉन मैकफरसन। ये आप देखिए कि
ये कब आता है? 1785 से 86 की बात है। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये जरूर याद रखिए, हो सकते पूछ लेते हैं। फिर आप देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, 1786 से 1793 तक रहता है। फिर 1805 में भी आया था थोड़े समय के लिए। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई थी। कॉर्नवालिस ने 1793 में आप देखिए प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। और पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। इसी के समय कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। इसी के समय भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था इसके समय। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसमें आप देखिए जिसके तहत जमींदार को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना होता था। और स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। चलिए, तो भैया भी आप लोग याद रखिएगा। और भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी, महालवाड़ी इसी के समय आई थी। और रैयतवाड़ी, महावाड़ी। अब आप लोग कहोगे कि रैयतवाड़ी क्या है? तो रैयतवाड़ी की बात करें तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए जो लगान समझौते होते थे ना, उसे रैयतवाड़ी कहा जाता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखिए ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई, यानी कि ब्रिटिश भारत की 51% भूमि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। और 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई थी और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई थी। 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिए वर्ग नहीं होता था इसमें। और भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, जिसमें वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। इसमें लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। और राजस्व के रूप में किसानों को उपज का एक दूसरा भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। तो ये क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है। फिर आप देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था आती है। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबादार को राजस्व वसूलने का अधिकार बनाया गया था। मान लीजिए आपका गांव है, उसमें एक मुखिया साहब है, उनसे अंग्रेज आप देखते हैं कि समझौता कर लेते हैं कि आप इनसे वसूलिए गांव वालों से और हमें दीजिए। तो 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई और यह व्यवस्था गंगा घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य, आप देखेंगे ये 1822 होगा, ठीक है, माफ करिए, मध्य भारत के कुछ भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में आप देखते हैं कि लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्फ मैकेंजी हुए और 1833 में मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। और प्रारंभ में आप देखेंगे कि इस व्यवस्था में लगान का उत्पादन का 2/3 भाग या फिर बाद में इसे घटाकर एक दूसरा भाग यानी 50% कर दिया गया था। और ये आप देखिए भू राजस्व संग्रह करने की विधियां देखें तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये आप देखिए क्षेत्रफल पक्ष जमींदार, इसमें जमींदारी 19% क्षेत्र आता था इसमें, न जमींदार। और योजनाकार कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सॉर। और इसमें आप देखिए रैयतवाड़ी में 51% एक किसान पक्ष था, इसमें रीड और टॉमस मुनरो इसका योजनाकार था। और महालवाड़ी में आप देखते हैं कि 30% क्षेत्र आता था, मुखिया या लंबरदार इसका पक्ष था और हॉल्ट मैकेंजी इसके योजनाकार थे। और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर आप देखते हैं कि सर जॉन सॉर आता है 1793 से 1798 तक। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी।
फिर आप देखेंगे कि लॉर्ड बेलीजली आता है 1798 से 1805 तक। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की और भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलीजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद था 1798 में, मैसूर था 1799 में, तंजौर था अक्टूबर 1799 में, अवध था 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार और भोंसले थे दिसंबर 1803 में, सिंधिया था 1804 में। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर थे। तो सबसे पहले आप देखिए हैदराबाद था इसमें, ये आप देखिए 1798 में हो रहा है। सब डेटे याद रखिए, हो सकता है पूछ ले। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकरों ने। टीपू सुल्तान चौथी मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। टीपू सुल्तान जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ना 1799 में, तब उसी समय मारा गया था। और इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड बेलीजली ने। और जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए चलाता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जहां नव युवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। कौन? लॉर्ड बेलीजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मौत हो गई थी 1805 में। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि कौन आ जाता है? सर जॉर्ज वार्लो आ जाता है। ये 1805 से 7 तक रहता है। 1806 में आप देखिए वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल ही का महत्वपूर्ण घटना थी। फिर आप देखते हैं लॉर्ड मिंटो आता है प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी आया था। किसके समय? लॉर्ड मिंटो प्रथम के। फिर आप देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाता है 1813 से 23 तक। 1813 से 1823 तक। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इसने नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। और इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद जीतू एवं करीम खां थे। और इसने आप देखिए मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे इसने। और आप देखेंगे इसी के समय 1822 में आप देखिए टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड एम हर्स्ट आता है। ये 1823 से आप देखिए 1828 की बात है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लड़ा गया था। 1826 में आप देखिए बर्मा अंग्रेजों के बीच यानडोबू की संधि हुई थी। और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। ये 1828 से 35 तक रहता है। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय 1806 में आप देखिए माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1803 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ये भी याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से आप देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और आप देखिए उस समय के समाज इसे अच्छा मानता था। आप सोचिए किसी महिला का अगर पति खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसे जबरदस्ती आप देखते हैं कि आग में डाल दीजिए। ये कहाँ का नियम था? लेकिन हमारे धर्मगुरु उसे अच्छा मानते थे और विरोध भी करते थे जब उसे कोई प्रतिबंध करने का बात करता था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठगी देवी काली की पूजा करते थे। ठगी याद रखिएगा। इनसे भी अगर क्वेश्चंस पूछे तो दे देना, बता देना। और आगे आप लोग देखेंगे सन 1835 में आप देखिए बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और इसी के समय मैकाली की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाली द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। बेंटिक ने 1831 में मैसूर में, 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर में को हड़प लिया था।
इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में आप देखिए भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। और इसके समय आप देखिए कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया था कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? विलियम बेंटिंक ने। फिर आप देखते हैं चार्ल्स मैटकॉप आता है, ये 1835 से 1836 तक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारत का प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉप को। फिर आप देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड आता है, 1836 से 42 तक रहता है। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच। 1839 में आप देखिए इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत करवाया था। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। और इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान की गई थी। लॉर्ड एलिनबरो आता है। फिर लॉर्ड एलिनबरो आता है, ये 1842 से 44 तक रहता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय समाप्त हुआ था। सिंध को अगस्त में आप देखिए 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास पिता का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था 1843 में एक्ट के द्वारा। आप देखते हैं किसके? एक्ट के द्वारा। चलिए ये बातें भी याद रखा करिएगा, क्या याद रखा करिएगा और रखना चाहिए, क्या कर सकते हैं। रविवार एक जो कुछ ये याद रखिए, रविवार की छुट्टी की शुरुआत आजकल आप देखते हैं ऑफिस में आपने देखा होगा स्कूलों में, ये 1843 में इसी के समय हुई थी, लॉर्ड एलिनबरो के समय में। फिर आप देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स आ जाता है। कौन? लॉर्ड हार्डिंग आता है। ये आप देखते हैं कि 1844 से 48 तक रहता है। कब तक रहता है? 48 तक रहता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कब तक रहता है? 48 तक रहता है। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, उसी की बात हो रही है। और एक और घटना हुई थी इसके समय, क्या हुई थी? इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस पे? नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर आप देखते हैं लॉर्ड डलहौजी आ जाता है, 1848 से आप 1856 तक रहता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1949। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम आप देखिए रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध गुजरात का चेनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख पूरी तरह से पराजित हुए थे। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 में आप देखिए लोअर बर्मा और पीगू आप देखें को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। इस सिक्किम को 1852 में आप देखिए एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था 1852 में। ये भी याद रखिएगा। क्या क्या याद रखें? डलहौजी का काल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा था। कौन था? सतारा था। ये कब की बात है? 1848 की बात है। जैतपुर आप देखिए बुंदेलखंड। फिर आप देखते हैं संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बाघाट हिमाचल प्रदेश का 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश का 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। सबसे पहले सतारा था ये। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली खां। और 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। और आप देखेंगे 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। और शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। किसे? वुड डिस्पैच को। और इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था।
डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच आप देखिए 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई थी। ये कब? 16 अप्रैल 1853, याद रखना है, बंबई से ठाणे के बीच 1800 कब की बात है? 53 की, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। सन आप देखेंगे कि 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था डलहौजी के समय। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। किसकी? लोक सेवा विभाग की। और इसी के समय आप देखिए 1853 में कलकत्ता और एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी, 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच। और आप देखिए इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। 1853 में आप देखिए चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। 1853 में आप देखिए ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। अब आप देखिए आज के समय में होता तो बहुत सारे लोग तो बाहर ही हो जाते, ओवर एज हो जाते। हम लोगों को समझ में ही आता है 21-22 साल की उम्र में कि हाँ सिविल सेवा की कोई परीक्षा होती है। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे, याद रखिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी। 1922 में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर आप देखिए साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था 1922 में। डलहौजी ने नरवली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग आता है, यह 1856 से 1862 तक रहता है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय ही सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। और कैनिंग के समय आप देखिए 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और इसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 में। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में आप देखिए इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 1866 में। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, कैनिंग के समय में ही आप देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1856 में पितृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद आप देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद पर को समाप्त कर दिया गया था और मैकाले द्वारा आप देखिए प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में आप देखिए अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। फिर आप देखेंगे विपगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड एल्गिन आ जाता है, ये 1882 से 63 में रहता है। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आप देखते लॉर्ड लॉरेंस आता है, 1864 से 69 तक रहता है। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के समय में आप देखिए उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1869 में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी और 1865 में इसके द्वारा भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू की गई थी। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड मेयो आता है, 1869 से 72 तक रहता है। और एक इसमें सबसे बात याद रखिए, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। 1872 में आप देखिए कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और इससे एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872
8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, आप लोग उठा के देखिए अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर, कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आता है, 1872 से 76 तक रहता है, और इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, और इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था। इसी के समय सुएज नहर खुल जाने के कारण से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी, नॉर्थ ब्रुक के समय में। फिर आप देखते लॉर्ड लिट्टन आता है, यह 1876 से 80 तक रहता है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था, और इसके समय बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़े थे। क्या पड़े थे? अकाल पड़े थे। और लिट्टन ने आप देखिए रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मार्च 1878 में आप देखिए लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी पेंटिंग पेज सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। और आप देखिए पायनियर अखबार में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन भी किया था इसने। और इसी के समय आप देखिए 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, और जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। और इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी। लीजिए भाई, और नहीं होने देंगे आपको। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष किया गया, और 1866 में से घटाकर 21 साल कर दिया गया। और लिट्टन ने आप देखिए अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। फिर आप देखते हैं लॉर्ड रिपन आता है, और आप देखिए 80 से 84 तक रहता है, 1880 से 84 तक। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और आप देखेंगे कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, और 18 मई आप देखिए 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर आप देखिए विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य आप देखिए स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। और इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर आप देखें अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, और 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था इसमें। और आप देखें भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, परंतु इसने भारत में संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, लगभग 20% भाग का हुआ था। और नियमित जनगणना कब से होती है? 1881 लॉर्ड रिपन के समय से। रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया, और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 7 से आप देखिए 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और आप देखिए यह एक 4 कॉफी नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय आप देखिए में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, और 2 फरवरी 1883 को आप देखिए यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये भी याद रखिएगा, उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप देखेंगे कि फिर लॉर्ड डफरिन आ जाता है, ये 1884 से 88 तक रहता है। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच होता है, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और इसी के समय बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। और इसके समय ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी
28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। किसके समय? लॉर्ड डफरेन के समय इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम। लॉर्ड लॉर्ड लैंसडाउन आता है, ये 1888 से 1894 तक रहता है। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ था। अब देखिए, जब तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा था तब तक हमारे बीच में रहती थी। अब भारत पाकिस्तान के बीच ये डूरन रेखा देखने को मिलती है। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया और जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था भी की गई थी लॉर्ड लैंसडाउन के समय। फिर आप देखते लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आता है, ये 1894 से 1899 तक रहता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। हो सकता है ये कथन पूछ ले आपसे, पूछे किसका था। 1895 से 1898 की मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था इसी समय। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन आता है, ये 1899 से 1905 तक रहता है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी था और शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिफन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया था इसने। और फिर आप देखें कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में आप देखिए सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। ये लॉर्ड कर्जन के समय हो रहा है सब। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी। और आप देखेंगे प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान दिया और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी इसने। और कर्जन के समय में आप देखिए 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर देने की व्यवस्था की गई थी। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय आप देखेंगे 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करने की सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना भी हुई थी। और कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल विभाजन। और आप देखेंगे कि 19 जुलाई 1905 में को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया था। सितंबर 1905 में उसी सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया था। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा आप देखिए पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुख्यालय ढाका में बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फेजर को बनाया गया था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया था जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया था और इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय ही होता है। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय आता है, ये 1905 से 1910 तक रहता है। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है और इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक होती है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा इसी के समय दिया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। फिर आप देखते हैं कि कौन आता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आता है, 1910 से 16 तक रहता है और इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर आप देखिए 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आप देखिए बंगाल विभाजन रद्द होता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1911 में घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की, लेकिन 1912 में दिल्ली में भारत की राजधानी बनी थी।
इन दोनों डेटों को याद रखिए। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। और इसी के समय आप देखिए 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यानी ने पेताब का प्रकाशन किया था। और 1916 में आप देखिए लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड आता है। ये 1916 से 21 के बीच रहता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। और 20 अगस्त 1900 आप देखेंगे 17 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ थे। इसी के काल में आप देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना अमृतसर में, वो भी इसी के समय हुआ था। और खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। फिर आप देखिए लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से 26 तक। 1921 में मोपला विद्रोह इसी के समय होता है। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय ही। ये भी याद रखिएगा। क्या क्या याद रखें तो सब याद रखिएगा, उसी में फ़ायदा है। फिर आप देखेंगे क्या होता है आगे। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन होता। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ किया था। 1923 में चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में आप देखिए प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सिद्धानंद की हत्या कर दी गई थी 1925 में। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड रिपन कौन आता है? लॉर्ड इरविन आता है। ये 1826 कब 1926 से 1931 तक रहता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका जाता है। इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में आप देखेंगे अंग्रेजों के लाहौर अधिवेशन के 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया था। और 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में। इसमें आप देखते हैं कि सम्मेलन में कौन भाग नहीं लेता है? कांग्रेस। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन आता है 1931 से 36 तक और इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधि गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और आप देखिए 16 अगस्त 1932 को रैमजी मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी बहुत दुखी हो, उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया था। अंत में एक समझौता हुआ जिसे आप लोग पूना समझौता कहते हैं और जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में सीटों का आरक्षण किया गया था। पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, याद रखिए, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया था। तीनों में आप देखिए किसने? भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था और आप देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित हुआ इसी समय। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। आगे आप लोग देखेंगे
लॉर्ड लॉर्ड लिनलेथ को। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। 1936 से 1943 तक रहते। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई थी। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 1 सितंबर 1939 को। और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस ने। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, 1 मई 1939 में। और आप देखेंगे कि मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। फिर आप देखते हैं कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 9 अगस्त याद रखिए इसमें। और 1843 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था इसी के समय। फिर आप देखते हैं लॉर्ड वेवेल आता है, 1944 से 47 तक रहता है। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित थे उस समय। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी थी उन्होंने। 1945 में आप देखिए बनी क्लीमेंट इटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था और दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले थे। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला था और पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। पर आप देखते कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड किप्स और पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। फिर आप देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन आता है मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की बात हो रही है, इसके बारे में याद रखिएगा, याद ही रखना है, बोलो सब कुछ क्या कर सकते हैं। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई, और 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और विधेयक के अनुसार भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछे जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल थे आपके कंपनी के अधीन, उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। इस क्लास से यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।